नमस्कार दोस्तों, आपका गुरुकुल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं QIP 1012 का मैथ सेक्शन, जिसमें सारे प्रश्नों को एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे। आप लोग फुल्ली फोकस्ड होके एंड तक वीडियो को देखोगे, मस्ट वॉच है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी शीट का मैथ सेक्शन का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एक श्रमिक किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिनों में पूरा करता है। कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं? देखिए, 3/5 भाग मतलब 3/5 वर्क जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है ना। तो अब जब आपको देखिए, रेशियो में जो है ना, फ्रैक्शन में जो है, वन जो है 100% होता है ना। वन जो है आपका 100% कार्य होता है, 1 यूनिट है ना। तो 3/5 अगर 12 दिन में कर रहा है तो 1 यूनिट के लिए 5/3 से इंटू कर देंगे। 5/3 से दोनों साइड में इंटू कर देंगे 5/3 से, ठीक है ना। तो 1 यूनिट 100% कार्य जो है वो कितने दिनों में कर लेगा? 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20 डेज में कर देगा। सही है। फिर यहां से अब पूछ रहा है प्रश्न कि 3/4 भाग, तो एक कंप्लीट जो है 20 दिनों में कर रहा है। तो 3/4 भाग 3/4 जो है 3/4 से इंटू कर देंगे इंटू 20 डेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15 डेज में 3/4 3/4 भाग कार्य पूरा हो जाएगा। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एक आपको फिगर दिया गया है और इन द गिवन फिगर डायामीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी, है ना। व्यास ए बी, व्यास ए बी, देखिए ये व्यास ए बी है, एंड कॉर्ड सी डी, ये आपका जीवा जो है सी डी है। बोल रहा है कि इस वृत्त की किस पे मिलती है? पी पे मिलती है ना। तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है आपका पी पे मिल जा रही है, ठीक है। अब जो है पीटी इज ए टेंजेंट टू दिस सर्किल एट टी, पीटी जो है स्पर्श रेखा है इस सर्किल पे, ये चीज, ठीक है। अब जो है आपको सी डी कुछ दिए गए हैं। सी डी जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, सी डी 8 सेंटीमीटर, ये चीज जो है आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, और आपको पीडी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और पीबी जो है, पीबी आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे ए बी पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ए बी, ठीक है ना। मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है, सही है। तो आप जानते हो कि ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि देखो, इसकी आवश्यकता तो नहीं है लेकिन फिर भी पी टी स्क्वायर जो है, पी टी स्क्वायर, ये पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इंटू पी सी, पी डी इंटू पी सी, ठीक है। तो अब यहां से हमें मेनली जो है इसकी आवश्यकता है, इसकी पी बी कितना दिया हुआ है? पी बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी ए कितना दिया हुआ है? पी ए, टोटल कितना हो जाएगा? एक्स हमने पी बी मान ए बी मान लिया है, जो अपने को ज्ञात करना है x+8, तो ये जो है x+8 हो जाएगा इक्वल टू पी डी, पी डी जो है 10 और पी सी जो है आपका 18, 10 + 8 18। अब यहां से कट्टम कुट्टम खेल लो, ये जो है 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है ना। तो अब यहां से x+8 जो है अपना, x+8, 5 9 जा 45/2, 45 और बाई 2, तो यहां से x जो आ जाएगा अपना 45/2 जो है डायरेक्ट कर लेते हैं,
22.5 होगा, 22.5 और -8, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 14.5, किसमें, सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 14.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो सिर्फ इसको आपको ध्यान में रखना है, सर्किल की प्रॉपर्टी की, जब दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं बाहर तो ये जो है रिजल्ट आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्यूब के वॉल्यूम के डबल है, ठीक है ना, ट्वाइस है। यदि घनाभ का आयाम, डायमेंशन जो है क्यूबॉइड का दिया गया है आपको क्या, 8 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 16 मीटर, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो घन का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है आपको एक जो है घन दे दिया गया है, ठीक है, और इसके आपको डायमेंशन जो है आ, 8 मान लेते हैं लेंथ, 8 ब्रेड्थ 8 मीटर और हाइट जो है 16 मीटर दी गई है, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वो 3 इंटू है, 2 इंटू है, दुगना है किसके, क्यूब के, ठीक है ना, क्यूब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, मान लेते हैं ए, ठीक है। अब जो है तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया आप जानते हो क्या होता है, 6a² होता है। ए की आवश्यकता होगी, वॉल्यूम आपका, इसका डायमेंशन दिया है, यहाँ से वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन बना के और ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है 8 इंटू 16, ये क्यूबॉइड का घनाभ का आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। 2 इंटू ए क्यूब जो होता है आपका क्यूब का वॉल्यूम होता है, घन का आयतन होता है। अब जो है यहाँ से 2 8 या 16, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो अब जो है टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है, तो 6a² होता है, 6a², 8 8 जा 64, 64, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 6 4 24, 2 6 जा 36, 38, 384 क्या, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। अगले प्रश्न पे चले। बोल रहा है कि ए बी से 3.5 गुना तेजी से काम करता है। मतलब इफिशियंसी दी गई है, कार्यक्षमता दी गई है कि ए की कार्यक्षमता बी से 3.5 गुना है, और ए को एक काम पूरा करने में बी से 45 दिन कम लगता है ना। ए की कार्यक्षमता ज्यादा है तो उसको समय किसी भी कार्य को करने में कम लगेगा बी के रिस्पेक्ट में, बी की तुलना में। जब प्रत्येक अकेले काम करता है, यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ई फॉर इफिशियंसी, कार्यक्षमता, ए और बी, ठीक है ना। तो अब आपसे बोल रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 3.5 गुना है। इसका मतलब अगर इसकी 7 है तो इसकी 2 है, सही ना। 3.5 गुना, अगर इसकी 2 लेंगे तो इसकी 7 हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे इफिशियंसी, कार्यक्षमता जो है 7 अनुपात अगर 2 है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, आप जानते हो कि अगर कार्य वही है तो कार्यक्षमता और समय, इन दोनों का अनुपात उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2:7, ठीक है। अब जो है आपको प्रश्न में बोल रहा है कि ए बी से कितना कम समय ले रहा है, 45 दिन कम समय लेता है किसी कार्य को करने में। इसमें कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट जो है आपका 45 दिन है, 45 दिन है। तो 1 यूनिट जो है 5 9 जा 45, 9 डेज के बराबर हो गया। तो अब जो है दो, अब जो टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कैसे आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कार्यक्षमता 7, मतलब एक दिन में 7 यूनिट कार्य,
टाइम निकाल लेते हैं तो कितना कितना दिन लेगा ए पूरे कार्य को करने में, तो एक यूनिट 9, तो इंटू 9 करोगे तो 18 डेज लेगा, 18 डेज लेगा ए। बी से भी निकाल सकते थे। टोटल वर्क जो है आपका हो जाएगा 7 × 18। अब बोल रहा है कि इसी कार्य को दोनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मतलब ए और बी, ए और बी दोनों 7 × 18, और दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 2 + 7 9, तो 9 2 जा 18 और 2 7 जा 14, 14 दिनों में दोनों मिलके इस कार्य को समाप्त कर देंगे। सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, sec a + tan a दिया हुआ है आपको 3 और cos a की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर sec a + tan a जो है 3 है, तो आपका sec a - tan a क्या हो जाएगा, sec a - tan a 1/3 हो जाएगा, है ना, 1/3। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a जो है 1 होता है। a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाएंगे तो sec a tan a जो है ये sec a - tan a और sec a + tan a, तो ये 1/sec a + tan a। इस रिजल्ट को हमेशा ही आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको ऐड कर दिया जाए। ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 sec a = 3 + 1/3, तो ये हो जाएगा 9 10/3। तो यहां से sec a जो है कितना आ गया, 5/3। और आपको निकालना है cos a, cos a निकालना था तो 3/5। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। अब कार्य मान लिया जाए, दोनों का एलसीएम कितना, 60 यूनिट। टोटल कार्य हो गया तो दोनों की ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, मतलब एक दिन में 3 यूनिट कार्य, और ए अकेले एक दिन में 2 यूनिट कार्य। तो देखो अब जो है, अगर ए 2 यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में, तो बी का कितना आ जाएगा, दोनों मिला के 3 है तो बी का जो है 1 आ जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता आ गई, और यही पूछ रहा है प्रश्न में कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टी बी जो है 60 कार्य है और 1 जो है इफिशियंसी है, मतलब एक दिन में 1 यूनिट कार्य, तो 60 यूनिट कार्य को 60 दिनों में समाप्त करेगा। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। दो तरीके हैं, एक तो इसको ओपन करके एक्सपेंड करके कट्टम कुट्टम खिला जाए और आंसर आ जाएगा, और एक है वैल्यू पुटिंग। तो दोनों से करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग से करोगे तो देखो क्या है, कुछ भी ले सकते हैं। ए और बी को जीरो नहीं लेंगे, जीरो लेंगे तो सारा जीरो बन जाएगा। ए को भी, इन दोनों में से किसी एक को भी जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ए को जीरो लेते हो तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो 8a² आ जाएगा। ऑप्शन सेम आ जाएंगे। तो अब मैं लेता हूं ए को, जो लेता हूं 1, ए को जो है 1 लेते हैं और बी को -1 ले लेते हैं, है ना। क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं a + b को गायब करना चाह रहा हूं ना। 1 -1 ये गायब हो जाएगा, दो बचेंगे। तो अब देखो ध्यान से, 1 और -1 रखोगे तो +2 हो जाएगा, तो ये 3,
3 इंटू 1, अब बी की जगह -1 रखोगे और ए की जगह 1 तो -4, 3 इंटू -4 और प्लस ये चीज जीरो हो जाएगी, जीरो, और फिर तो ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो, और ये माइनस b-3a, तो b -1 है और a जो है 1 है तो -4, ठीक है ना। ये जो है -4 इंटू, इधर भी है 4a-5b, तो 4a मतलब 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9, सही ना। तो यहां से -12 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 36, तो ये आ जाएगा आपका 24। अब देख लो किस पे आ रहा है 24, अगर ए की जगह 1 रखोगे तो ये तो 8 हो जाएगा, 8, और ये जो है -10, -10 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, ए की जगह अगर 1 रखते हैं तो 10, और ये जो है 1 - 1 + 14, 24 आ गया। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। डिटेल में कैसे करोगे, तो देखो क्या है, अब इसको अगर एक्सपेंड करने से पहले थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं। यहाँ पे हमारा b-3a है और यहाँ भी b-3a है ना। तो क्या करते हैं, b-3a कॉमन ले लेते हैं, तो b-3a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a-2b, a-2b, और यहाँ पे a-3b, हाँ b-3a कॉमन लिए तो ये चीज 4a-5b माइनस में, ठीक है ना, तो -4a और +5b, ठीक है। और बचा a+b और a-3b, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करो, तो देखो b से मल्टीप्लाई करता हूं तो a b और, अच्छा ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये जो है b-3a, आपको एग्जाम में बिल्कुल एक एक स्टेप नहीं लिखना है, यहाँ मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5b-2b 3b और -3a, ठीक है ना। और ये जो है a+b, एक बार लिख लो, ये a+b और a-3b, ठीक है। अब देखो इंटू करना स्टार्ट करो, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, 4b-2b 3b और -3a। अब जो है इंटू करो, तो b का 3b से करेंगे तो क्या जाएगा, b का 3b से करोगे तो 3b² और b का फिर इससे -3ab और इसका -9ab, -9ab और +3a², ठीक है। और प्लस यहाँ पे a² और -3ab और +ab और -3b², ठीक है। अब जो है कट्टम कुट्टम खेल लेते हैं, तो कौन किससे कट रहा है, 3b² जो है 3b² से कट रहा है, और जो है और जो है देखो 3ab 6ab, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4a², तो 4a², ठीक है ना। तो अपने को चाहिए तो 10a² चाहिए ना, तो यहाँ से कुछ जो है 3a², तो 3b, 3 और 3 ये जो है +9 हो गया ना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई अपनी, ये चीज जो है b से इंटू किया गया, तो और 3a से जब प्लस होगा तो ये जो है +9a² था, तभी थोड़ा सा अपना, तो अब जो है 9 और 10a² हो गया, 10a², ठीक है। और ये -3ab और -3ab, ये भी जो है
और ये -9 AB, ये मिलके क्या हो जाएंगे, -6 -14 AB। सही ना? ठीक है। तो इससे बढ़िया मेथड वैल्यू पुटिंग होता है, इसमें बहुत घांच पोंच हो जाता है। और ये जो है एक बार वैल्यू पुट करोगे, ये वाला तो हमने उड़ा दिया, और बाकी जो है वैल्यू पुट करके ऑप्शन चेक कर लिया, सही है। बाकी इससे भी किया जा सकता है, सावधानी से करना होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? आनंद कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन द फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर्स, ठीक है ना, एट द स्पीड ऑफ 50 km/h। चलो इसको हिंदी वाले वर्जन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा ना। ठीक है। आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने गति 20% बढ़ा दी, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। उसने तीसरे लेग में, तीसरे अंतराल में पहले दो अंतराल की औसत गति से तय किया और दूसरे लेग की दूरी की तुलना में 10% अतिरिक्त दूरी तय की। तीनों पड़ावों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा? पूरी कहानी है, जैसे से कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। देखो, मान लो ये आपका पूरी डिस्टेंस है ना। तो पहला अंतराल जो है आपका, पहला अंतराल में 5 घंटे हैं टोटल, 5 आवर्स, ठीक है। और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। गति से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। दूसरे अंतराल में उसने गति 20% बढ़ा दी, गति 20% बढ़ा देगा, जिसके कारण उसे पहले अंतराल की तुलना तुलना में 20% अधिक दूरी तय करनी है। तो दूरी निकालनी पड़ेगी। देखो, अंत में अपने को क्या चाहिए? कुल समय चाहिए। तो इस अंतराल में अपने पास समय तो है, कोई टेंशन नहीं है समय की, बट अपने को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगले अंतराल में, अगले लैग में जो है ना, दूरी 20% बढ़ानी है, तो पहले की पता होनी चाहिए ना। ठीक है। तो अब जो है इसकी दूरी निकाल लो। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 250 किलोमीटर। पक्की बात है। अब आ जाओ दूसरे अंतराल में। तो दूसरा अंतराल जो है क्या कह रहा है कि आपका ये जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो 20% जो है 50 बढ़ गई, तो 300 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना। ये +20% बढ़ गई, तो आपकी 300 किलोमीटर दूरी हो गई। और चाल भी बोल रहा है, चाल जो है, गति जो है 20% बढ़ गई है। तो अगर 50 थी तो 20% अब जो हो जाएगी कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है ना। तो अब टाइम क्या है? 60 से डिवाइड करोगे तो 5 आवर आ जाएगा। तो टाइम दोनों में ही जो है, टाइम इसमें भी 5 घंटा और दूसरे अंतराल में भी 5 घंटा, है ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज और, ये चीज जो थी हमारी, ये जो है 20% बढ़ाता है ना स्पीड। तो देखो, अगर आपकी दूरी भी 20% बढ़ रही है, स्पीड और स्पीड भी, चाल भी 20% बढ़ रही है, तो टाइम आपका सेम लगेगा, है ना। मतलब कि टाइम में कोई, टाइम जो है कांस्टेंट है एक तरीके से। तो 5 घंटे डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट ठीक है। अब जो है तीसरा अंतराल पे आते हैं। तो तीसरे अंतराल में उसने तीसरे लेग में पहले दो लेग की औसत गति से तय किया, ठीक है ना। औसत गति से तय किया। तो देखो, एक चीज आप जानते हो कि अगर ये टाइम सेम होता है, टाइम सेम होता है, तो जो एवरेज स्पीड है, बस आपको क्या करना है? स्पीड को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। मतलब जो ये 50, ये जो हो जाएगा 50 + 60/2, ठीक है ना। तो और जो है, अगर इससे आप डायरेक्ट नहीं करते हो, तो आप डायरेक्ट जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कर सकते हो। तो ये जोड़ोगे तो 550, और ये जो है 110 वहां से भी आ जाएगा, है ना। ठीक है ना। और दूरी की क्या बात किया है? और 10% अधिक दूरी तय करता है। तो 10, ये दूसरे लेग की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे में ये, तो ये 330। तो ये चीज जो है, और स्पीड जो है ऐसे भी निकाल सकते थे आप, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 550 और बटे
टोटल टोटल समय जो है कितना है, 5 + 5 10, इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, और इससे डायरेक्ट भी आ जाएगी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 10% बढ़ी तो 330 किलोमीटर हो गई। देखो कहानी है, बस मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। +10%, तो ये बढ़ गई। और ये जो है एवरेज स्पीड है तो कितनी आ गई, 50 60 110, तो ये 55 आ जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये आपकी चाल हो गई। तो अब इसमें समय कितना लगेगा, समय जो है आपका 330 और बटे 55, ठीक है ना। तो ये जो है 6 5 जा 30, 6 घंटे जो है इसमें लगेंगे आपके, 6 आवर्स, ठीक है। तो 6 घंटे तीसरे में, पहले में 5 घंटे, और दूसरे में भी 5 घंटे, पहले में भी 5 घंटे, ठीक है ना। तो टोटल जो है टाइम जो है 5 + 5 और +6, 16 घंटे जो है इसे पूरी दूरी तय करने में लगेंगे। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न सिंपल था, बट हमने ढेर सारे इसमें कॉन्सेप्ट सीखे कि किस तरह से जब स्पीड भी बढ़ती है, डिस्टेंस भी बढ़ती है, तो टाइम कांस्टेंट होता है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कि जब जो है आपका समय जो है सेम है, टाइम जो है सेम है, तो आप डायरेक्ट जो है दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते थे, एवरेज स्पीड आ जाती। और और ऐसे डिटेल में हम लोग जानते हैं कि टोटल दूरी बटे टोटल समय वहां से भी आ जाएगा, है ना। ये चीज भी आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा ही देगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय पहचान नहीं है कौन सा विकल्प। तो आप जानते हो पहला ही विकल्प गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है, सही फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी 1 + cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता ही है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता ही है, और 1 माइनस ये देखो यहीं से आया हुआ है, यहीं से आप अगर ये सही होता तो ये सही है, क्योंकि यहाँ से 1 = sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही ना। आइडेंटिटी ये होती है, पहला ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन था। कहने का मतलब ये तीनों मतलब सही ऑप्शन होगा, लेकिन गलत जो है पूछ रहा है, नॉट अ करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करके इसे सी को बेच दिया। यदि सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित की का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी कुछ कहानी कह रहा है, समझते हैं क्या। तो ए जो है, ए है और बी है। तो बोल रहा है ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी। तो 25% का मतलब है 1/4। तो अगर 4 का इसका लागत मूल्य था, तो बी को जो है 5 में बेच दिया, बी को 5 में बेच दिया, ठीक है। अब जो है अब जो है बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करके इसे सी को बेच दिया, ठीक है ना। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करके इसे सी को बेच दिया, ठीक है। तो अ, हमें पता नहीं है कि कितना लाभ अर्जित किया है ना, सी को बेच दिया। और यदि सी का लागत मूल्य ए की लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो बात समझो, ए की लागत मूल्य मान लेते हैं 400 है, इसकी 500 है। तो अब जो है ये बोल रहा है कि सी की लागत मूल्य ए की लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो 30% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 4 3 जा 12, परसेंटेज 2 जीरो गायब कर देता है, 120 बढ़ जाएगी तो 520 हो जाएगा। पक्की बात है, तो ये 520 हो गया। अब जो है पूछ रहा है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि ये चीज, ये लाभ कितना है, तो +20 है। ये लाभ कितना है, तो +20 है, ठीक है। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा कि 20 किस पे, 500 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना। तो ये कट जाएगा, 5 4 जा
24% जो है लाभ कमाया है किसने? बी ने, सी को बेचकर। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपको एक जो है डाटा दिया गया है, टेबल दिया गया है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। ठीक है ना, कॉटन और खादी। देखो, ये मटेरियल है कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। ब्लू वाली जो है कंपनी ए है, ऑरेंज वाली कंपनी बी है, और ये जो है ब्लैक वाली कह सकते हो कंपनी सी है। ठीक है ना। तो अब जो है किसकी किसकी पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। कॉटन का पूछ रहा है और खादी का पूछ रहा है। क्या? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। ठीक है ना। तो अब इसको देखो ऐड कर लो, कॉटन का, कॉटन और खादी। ठीक है। तो देखो कॉटन का प्रोडक्शन क्या क्या है। कंपनी ए जो है 114, कंपनी बी जो है कंपनी बी जो है 120, और कंपनी सी जो है 121। ठीक है। और खादी का 118, 118 और 120 और 125। सही है। डिफरेंस निकालना है, जोड़ दिया जाए इसको। तो जोड़ देंगे आप, तो ये जो है 5, ये जो है 5 और ये 3, 355, और ये जो है 8 5 13, और 5 1 6 और 3, 363। डिफरेंस कितना आया? देखो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न में बोला है ना इग्नोर निगेटिव साइन इफ एनी। तो सिर्फ डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है। ठीक है ना, 8 का जो है डिफरेंस है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर 6,400 की राशि 3 वर्षों में 8,320 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्षों में 7,200 कितना हो जाएगा? तो हमें हमें दर नहीं पता है, रेट नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। वो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो साधारण ब्याज पे इतनी राशि इतनी हो जाती है, तो आप क्या करोगे? मतलब 8,320, ये अगर अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना है? 6,400 माइनस कर दोगे तो 3 वर्षों का 3 ईयर SI आ जाएगा। कितना? 0 2, 13 में से 4 गया 9, और 761, 1920 रुपीज जो है 3 साल का SI। तो 1 साल का SI कितना आ जाएगा? इस 1 साल का जो SI है वो कितना आ जाएगा? 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो 1920/3, ये हो जाएगा 3 6 जा और 3 4 जा 12, 620 रुपए जो है 1 साल का SI आ गया। अब पूछ रहा है उसी दर पे पांच, अच्छा दर भी निकालना है, तो दर देखो कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा? उसी दर पे 5 वर्षों में इतने कितना हो जाएगा? देखो दर, तो दर निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। क्या है भाई, 1 साल का है तो 5 साल का हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो 5 साल का जो है SI निकाल लो और ऐड कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा ना। 5 साल का SI कितना हो जाएगा? तो 5 × 640, तो 50, 5 4 जा 22, 5 से 30, 3200 रुपीज। ठीक है। अब देखो अपना आंसर कैसे आएगा? 8,000 पूछ रहा है 7,200, तो 7,200 जो है, और 5 साल का अपना इंटरेस्ट कितना आया? 3,200। तो 0 0 4 और 10, 10,400 रुपीज जो है आपका टोटल हो जाएगा। 10,400। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। हमने पहले 3 साल का निकाला, फिर उसके बाद 1 साल का, फिर 5 साल का, कितना 3,200 आया, 3,200 जोड़ दिया 7,200 में, आंसर आ गया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको जो है एक्सप्रेशन दिया गया है, बोर्ड मास का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 - 7 0 - 9 और 5 - 9 और 5 + 9, ये चीज 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, और 8 - 14 कितना हो जाएगा -6, -6, और इधर जो है 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 इंटू 1 + 3, +3, और माइनस माइनस जो है ना, 8 - 14 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है ना। इसमें जो है ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आई है, -6 आई है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 और +9 कितना आ गया 11। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलें। क्या कह रहा है, द वेट ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ अ क्लास आर 49, 42, 61 इतना है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दिस 5 गर्ल्स। तो देखो सिंपल है, आपको 42 सबको जोड़ोगे और जितनी गर्ल्स हैं उतने से डिवाइड कर दोगे, 55 और +58, ठीक है ना। और इसको डिवाइड कर देंगे आप 3 to 5 से, आपका आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, है ना। अच्छा थोड़ा यही समझ बना लेते हैं, ये तो डाटा आसान है, जोड़ना आसान है, जोड़ के आप कर सकते हो, लेकिन अगर यही डाटा टफ होता तो डेविएशन से कैसे करते। तो देखो, मान लो देखो 42 से 58 है, मान लेते हैं एवरेज जो है 50 है, ठीक है ना, और डेविएशन मेथड से कर रहे हैं ना, मान लो 50 है, तो अब ये कितना डेविएट करेगा 49। चलो एक बार डाटा लिख लेते हैं, 49, 42, 61, 55 और 58, ठीक है ना। अब जो है हमने मान लिया कि 50 जो है एवरेज है, ठीक है, 50 एवरेज मान लिया, और एवरेज क्या लगभग बीच में मान के, कुछ भी मान के कर सकते हो, डेविएशन से आंसर आ जाएगा, बट 42 से 58 तक, 61 तक है, तो अब उसके बीच में हमने 50 मान लिया। ये कितना डेविएट करेगा, तो -1, ये कितना डेविएट करेगा -8, ये कितना डेविएट करेगा +11, ये +5, और ये +8, ठीक है। तो ये 11 5 16 और 8 24 और -9, ठीक है ना, तो ये +15 हो जाएगा टोटल, और कितने पे, टोटल 5 पे, तो एवरेज डेविएशन जो है +3 का हो गया। तो ये चीज जो है आप जोड़ दो, +3, 53 जो है उत्तर आ गया। तो डेविएशन से इस तरह से हम लोग खेलते हैं, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फिगर दिया हुआ है आपको, तो समझते हैं। देखिए दिए गए चित्र में ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं पी क्यू क्यू आर आर पी को क्रमशः, यह भुजाओं पी क्यू, एक त्रिभुज में वृत्त इस तरह से है कि पी क्यू क्यू आर और आर पी को क्रमशः बिंदु डी ई एफ पे, बिंदु डी ई और एफ पे स्पर्श करता है, टच करता है ना। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू 18 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है आपको, ये चीज जो है आपको क्या दी गई है 18 सेंटीमीटर, ये जो है 18 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब जो है क्यू आर जो है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है ये चीज जो है 13 सेंटीमीटर दी गई है, और जो है, ठीक है, और आरपी जो है 15 सेंटीमीटर, आरपी
ये चीज जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। सही है। अब देखो, अब देखो, तो कैसे अप्रोच करेंगे? आपसे पूछ क्या रहा है? लेंथ ऑफ पीडी, ये चीज पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है आपसे, सही ना? लेंथ ऑफ पीडी। तो इसको देखने में समस्या हो रही है, तो ये वाली लेंथ पूछ रहा है, पीडी। मान लेते हैं एक्स है ये, ठीक है, मान लेते हैं एक्स है। तो आप जानते हो कि किसी भी सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट बनाओगे, दो स्पर्श रेखा किसी बाहरी बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से बनाओगे, तो ये दोनों बराबर होते हैं, सही ना? तो अब इसका मतलब है कि ये भी जो है एक्स हो गया हमारा, ये भी जो है एक्स हो गया, एक्स, मतलब पी एफ जो है एक्स हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसको वाई मान लो, तो ये भी वाई हो जाएगा तुम्हारा। इसको जेड मान लो, तो ये भी जेड हो जाएगा, सही ना? ये भी जो है जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है जेड है। ठीक है, ये जो है आपका वाई है, ये जो है वाई है। क्लियर है ना? अब बताओ कि अगर मैं पूछूं कि इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, टोटल जोड़ के, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, सही ना? तो 2x प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है, तो अब देखो 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो है इसमें अगर जोड़ोगे तो पेरीमीटर आ कितना रहा है? दो बार जोड़ना है, तो 2 इंटू, ठीक है, चलो इधर लिख लेते हैं। तो ये जो है 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा कितना आ रहा है? तीनों को जोड़ा गया है, 2x प्लस वाई प्लस जेड आया है 18 प्लस 13 प्लस 15, 18 प्लस 13 और प्लस 15। तो यहां से हमारा x प्लस वाई और प्लस जेड कितना आ जाएगा? देखो 18 13 कितना हो जाएगा? 31, 46, तो 23 आ जाएगा, ठीक है ना? x प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना था क्या? x, पी डी निकालना है, मतलब अपने को x निकालना है। तो x निकालना है, तो देखो y प्लस जेड क्या है? y प्लस जेड जो है, y और z ये चीज है, ये है y प्लस जेड 13। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, इसमें y प्लस जेड की जगह आप 13 रख दोगे, y प्लस जेड की जगह 13 रखोगे, और ये x प्लस 13 इक्वल टू 23। तो यहां से जो है आपका x कितना आ जाएगा? x जो है आपका 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो सम अप करता हूं, बस इस प्रश्न में क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्न में कोई एक साइड, आपको तीनों साइड दी रहती है, कोई एक पूछ देता है, कोई एक टेंजेंट की लेंथ पूछ देगा, तो आप तीनों को जोड़ लिया करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लिया करो। और अगर x निकालना है तो y प्लस जेड से माइनस कर देंगे, y जेड पूछेगा तो y प्लस एक्स प्लस वाई से माइनस कर देंगे, y पूछेगा तो x प्लस जेड से माइनस कर देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, आपको a प्लस बी प्लस सी तो दिया हुआ है, लेकिन और ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो अब इसको अलग से निकालना पड़ेगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है ना। बट ये दो अलग अलग फार्मूले हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला इन दोनों की हेल्प से, इसकी हेल्प से एक फार्मूला रिजल्ट बना लेते हैं, उसको माइंड में सेट कर लेते हैं, है ना। तो देखो, जब आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है और ए बी बी सी सी ए दिया है, इसका मतलब यहां से आपको ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू इसमें ले लो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ले लोगे तो ये क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अपने को, हाँ मतलब अपने को ए इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जब इसमें करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, और उसको याद कर लेंगे, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेंगे। देखो, रिजल्ट आ जाएगा आपका ये चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc। ये जो है a प्लस बी प्लस सी तो आपको दिया ही हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर से माइनस 2ab bc आएगा, और ऑलरेडी अपने पास माइनस है तो ये माइनस 3ab प्लस बी सी और प्लस सी ए। सही है ना। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या है, अब डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी 12 दिया गया है, और ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 और माइनस 3 × 47। सही ना। तो आपको सिर्फ ये डायरेक्ट पेपर में लिखना था, कोई फार्मूला, बस ये माइंड में फार्मूला सेट अगर आपके सेट है तो आप ये एक लाइन लिखोगे और आंसर लाओगे, है ना। ये सारा तो हम लोग घर पे रिजल्ट बना रहे होंगे, माइंड में सेट कर रहे होंगे। तो अब जो है यहाँ पे 12, और ये हो जाएगा 3 7 21 2, या लिख लो 144, 144 माइनस 3 7 21 2, 3 4 12 और 141। तो देखो कितना प्यारा रिजल्ट आ गया, 12 × 3, 12 3 जा 36। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो सिर्फ आपको एग्जाम में जो है ना ये करना था ना, बाकी तो हम लोग अभी जो है ये वाला फॉर्मूला जो है ना इस रिजल्ट से कैसे आता है एक बार कॉपी में करके माइंड में सेट कर लो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रश्न जो है, फिगर जो है ब्लर्ड हो गया है, तो मैं जो है इसको सही कर दूंगा। बोल क्या रहा है, दिए गए चित्र में ट्रायंगल क्यू पी एस और ट्रायंगल एस आर क्यू कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग में। देखो, तो ट्रायंगल क्यू पी एस ये रहा आपका, ये रहा आपका ठीक है, ये रहा आपका क्यू पी एस। ठीक है, ये ट्रायंगल, देखो अलग से बना लेता हूँ, ठीक है ना, तो छोड़ो। तो ठीक है, ये आपको ट्रायंगल दिया है, नामकरण कर देता हूँ, ये P है, ये आपका S है, और ये जो है Q है, QPS, और ये R है। ठीक है, और ये बीच में, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया गया है, ट्रायंगल QPS, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब जो है, अब देखो QPS बोल रहा है कि QPS जो है कॉन्ग्रुएंट है QRS के, है ना। ट्रायंगल QPS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल SRQ के, ठीक है। और जो है ये 2x कुछ करके दिया हुआ है, ये 106 डिग्री दिया हुआ है, ये 100,
देखिए ये आपको 106 डिग्री दिया हुआ है, 106 डिग्री। ये 106 डिग्री, और ये चीज आपको दी गई है कितनी, 2x+12, 2x+12, ये दिया हुआ है 52 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये पूरा एंगल पूछ रहा है। प्रश्न क्लियर है? प्रश्न क्लियर है तो कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए अप्रोच ऐसे करेंगे कि अगर ये ट्रायंगल, तो देखो ये जो पी एंगल है ना, क्यू पी एस जो है वो एस आर क्यू के बराबर है, एस आर क्यू के बराबर है, एस आर क्यू के बराबर है। मतलब ये भी जो है कितना हो जाएगा, 106 डिग्री। और बाकी इससे अपने को मतलब है नहीं, ये जो है 106 डिग्री हो गया। ठीक है ना? अब जो है देखो, ये जो एस क्यू आर है, एस क्यू मतलब क्यू एंगल जो है किसके बराबर है, एस के। तो ये वाले एंगल, ये एंगल जो है, ये एंगल, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है ना, इस एंगल के बराबर है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 52 डिग्री। सही ना? 52 डिग्री। अब जो है ये है 106 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में आ जाओ। तो इस ट्रायंगल में ये है 52 डिग्री, ये है 106 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल है, क्यू आर और एस। ये 106 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 106, 52, 158, 22 डिग्री ये हो जाएगा, 22 डिग्री। तो ये जो है आपका 22 डिग्री हो गया, ये जो है 22 डिग्री हो गया। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है, ये पूरा एंगल। तो 52 और 22, 74 डिग्री। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चला जाए। तो क्या कह रहा है, 5% इफ सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट कितनी, 5% की, 10% की और p% की, आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6%, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको? तो मान लीजिए 100 रुपए जो है आपका मार्क प्राइस है, ठीक है। इस पे जो है आप 5% का डिस्काउंट लेंगे, 5% का डिस्काउंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। एसपी जो है 95 हो गया। अब जो है इस पे जो है इसी तरह से क्रमागत छूट जो है सक्सेसिव डिस्काउंट काम करता है। 100 पे 5% का मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट, तो 95 हो गया। अब 95 पे जो है ना 10% का डिस्काउंट, देखो ये जो है -5 था। अब जो है यहाँ पे 10% का मतलब माइनस कितना कर देंगे, 9.5। तो -9.5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 9.5, तो 85.5 आ गया ना, 85.5 आ गया। ठीक है ना? अब जो है, अब जो है बोल रहा है दो डिस्काउंट हो गए। अब यहाँ पे p% का डिस्काउंट होगा, और ओवरऑल जो है सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6% है ना, एकल छूट 31.6 एकल छूट के बराबर है। मतलब 100 पे टोटल छूट जो है, ये जो है टोटल छूट अगर -31.6% है, ठीक है ना, 31.6% है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ओवरऑल डिस्काउंट के बाद एसपी कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 68.4, 68.4। सही ना? 68.4 आना चाहिए लास्ट में। अब तो देखिए, तो अब इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका किसका, 5, 1 और 15 में से हट गया 7, और 17.1 का डिफरेंस है।
तो इसका मतलब P% जो है 17.1 अपॉन 85.5 इंटू 100। सही है। अब कट्टम कुट्टम खेल लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 5 और ये 20, तो आपका P जो था 20% था। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो इस तरह से इसको अप्रोच करोगे तो बिल्कुल कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। सक्सेसिव लगाओगे तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। या देखो सक्सेसिव लगा के एक आइडिया तो लिया जा सकता है ना। अगर आप स्मार्टली अगर कैलकुलेशन करते हो, एग्जैक्ट लाने की कोशिश नहीं करते हो, तो देखो क्या है। आ, ये जो है 5% का और 10% का अगर लेते हो सक्सेसिव, तो 5 + 10 और माइनस कितना हो जाएगा 50, 0.5। ठीक है। तो ये 14.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर कोई सक्सेसिव करना चाहे तो यहाँ 14.5 और फिर जो है आपका P% है ना। तो अब जो करोगे तो 14.5 और प्लस P और माइनस 14.5 इंटू P/100। ठीक है। तो देखो अब यहां से एक फील लेना है ऑप्शन के थ्रू। कैसे? देखो अगर ऑप्शन 20 रखते हो तो देखो कुछ क्या आएगा। 20 रखोगे तो 34.5 आएगा और कुछ माइनस हो रहा है, और अपने को 31.6 आ रहा है। तो इस तरह से फील से इसको लगा सकते हो। 25 लोगे तो लगभग 40 के आसपास पहुंच जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। 15 लोगे तो 29 ही रह जा रहा है, और माइनस करोगे तो और कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और 30 जब लोगे तो 30 44 बहुत ज्यादा चला जाएगा। इस तरह से अगर ऑप्शन के थ्रू आपको करना है, गेस अगर करना है, तो इससे स्मार्टली कर सकते हो, टाइम सेव हो जाएगा। और अगर इससे करते हो तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आएगी, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। x+y आपको दिया गया है 7, और x y 19, x² + y² पूछ रहा है। तो ये चीज x+y = 7 दिया गया है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x² + y² और प्लस 2xy। 2xy का मतलब है 19, और ये जो है 49। सही है। तो अब जो है यहां से x² + y² जो है 19 टू 38, मतलब 49 माइनस 38, ये कितना आ जाएगा 11। सो सिंपल। डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अगर याद है तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। इसका सरलीकरण कर दीजिए। तो देखिए ये चीज कितनी हो जाएगी 20, और फिर जो है इससे करेंगे तो 10, और फिर 20 + 10 करेंगे तो 30, और फिर 50 माइनस 30 करेंगे तो 20। सो सिंपल। सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए एक बार ग्राफ दिया हुआ है आपको, परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स का। निम्नलिखित आंकड़ा कुछ वर्षों में बेची गई पंखे और कूलर की इकाइयों के प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है ना। प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। ठीक है। तो इस साल 2018 में कितना प्रतिशत 20 था, 2019 में 30। ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। और देखो ये है एक वाइट का दिया हुआ है, एक ब्लैक का। तो वाइट वाला जो है बार जो है वो कूलर का है, और जो ब्लैक वाला है वो कूलर का, व्हाइट वाला है, ब्लैक वाला फैंस का है। ठीक है ना। तो 2018 में जैसे कूलर जो है फैन जो है 20 यूनिट और कूलर जो है 45। ठीक है ना। इस तरीके से प्रतिशत में आपको 20% और 45% इस तरह से दिया हुआ है। प्रतिशत में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ ग्रोथ रेट इन कूलर्स एंड फैंस। ठीक है ना। ओके। तो सिर्फ जोड़ देना है अपने को, है ना, कूलर और फैन।
तो अपने को कूलर और फैन, ईयर, ईयर की बात नहीं कर रहा, पूरा। व्हाट इज द डिफरेंस एवरेज ऑफ ग्रोथ रेट इन कूलर्स एंड फैंस, एवरेज में, है ना। ठीक है, तो इसको बस ऐड कर लो। कूलर का वाइट वाला है तो 2018 से स्टार्ट करते हैं तो 45%, 45% की ग्रोथ 2018 में, 2019 में 54% की ग्रोथ, 2020 में 72 की, और ठीक है ना। बस ध्यान से, ध्यान पूर्वक इसको करना है। ठीक है, तो 549 11 1, और 549 7 16, और 622 23 231। और अब फैन का आ जाते हैं। फैन जो है, ठीक है ना, तो फैन का ब्लैक वाला है तो 30 30 30% का ग्रोथ है, ये 18% का ग्रोथ है, और ये 27। टोटल कितना ग्रोथ है? 8 7 15 1 5 6 8 9, 95 का इसमें ग्रोथ है। अब जो है आपको एवरेज चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करके 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल सकते थे, या माइनस करके 4 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। 231 और -95, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 9 गया 3 और 1, और इसको जो है 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, सिर्फ ऐड करना था, माइनस और 4 से डिवाइड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? अनुज, Anuj and Anup have to travel from a place A to place B in their respective cars. अनुज को और अनूप को अपनी अपनी कारों में ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। अनुज इज ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 3 हॉल्ट्स, ठीक है ना, ऑफ 10 मिनट्स ईच, ठीक है ना, 10 मिनट के 3 हॉल्ट लेता है, ठीक है। चलो इसमें इसमें ज्यादा समझ है, क्या कह रहा है इसमें हिंदी समझते हैं। अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से जाना है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, और प्रत्येक 10 मिनट के लिए 3 पड़ाव लेता है, 10 मिनट का 3 पड़ाव लेता है, हॉल्ट लेता है। जबकि अनूप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अनूप का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, जबकि अनूप को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से गाड़ी चला रहा है और 15 मिनट के इतने पड़ाव लेता है अनूप, तो समय ये पूछ रहा है कितना लगेगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से अनुज का डाटा ले लेते हैं, अनुज और अनूप। तो अनुज जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रत्येक 10 मिनट में 10 मिनट के 3 हॉल्ट, 10 मिनट इंटू 3, इतना रुकेगा, 30 मिनट रुकेगा, है ना। ठीक है, और इसका दिया हुआ है किसका? अनूप। अनूप का दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर, और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव, 15 मिनट के 4 जो है हॉल्ट लेता है, ठीक है। यदि अनुज अनुज का दिया हुआ है, मेन डाटा ये है, अनुज को 8.5 घंटे जो है, 8.5 घंटे जो है जाने में लग रहा है, ये क्लियर कर दिया है। कहां से? ए से बी तक ना, ए से बी तक, ठीक है। तो अनूप को कितना लगेगा इसका पूछ रहा है, अनूप का पूछ रहा है ना। तो देखो क्या है, अगर 30 मिनट का हॉल्ट लिया है तो इसका मतलब जो है एग्जैक्ट टाइम कितना है?
एग्जैक्ट टाइम जो है 8.5 और माइनस 30 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट। मिनट, तो ये जो है हम लोग आर में चेंज करेंगे, आर में, तो कितना, 30/60, 30/60। तो ये जो है 8.5 और माइनस 0.5। तो अगर नहीं रुकता, अगर अनुज जो है हॉल्ट नहीं लेता, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में वो दूरी तय कर लेता। ठीक है। अब पूछ रहा है कि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अब देखो क्या है, अब हम लोग यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस जो आ जाएगी, तो 70 और इंटू 8, 8 7 जा 56, 560 किलोमीटर की दूरी है कहाँ से, ए और बी की, 560 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। यहाँ तो डिस्टेंस आ गई। अब जो है हम लोग 80 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो देख लेते हैं कितना टाइम लेगा अगर बिना रुके जाता। बिना रुके जाता तो अनूप जो है कितना टाइम लेता, 560 अपॉन 80, तो 7 घंटे लेता बिना रुके। तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि बिना रुके जाएगा या क्या है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें ये जो है 15 4 जा 60 मिनट, 60 मिनट है या 1 घंटे है, 1 घंटे, ठीक है। तो इस 1 घंटे को इसमें जोड़ दो, टोटल 8 घंटे जो है, 8 घंटे में अनूप जो है पहुंच जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां से हमारी दूरी आ जाएगी और यहां पे जो है हम लोग आ, अनूप का दूरी आ जाएगी, चाल दिया हुआ है, तो समय निकाल लेंगे और हॉल्ट दिया हुआ है, उसको जोड़ के आंसर। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राघव कवर द डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट, ठीक है ना। व्हाट इज हिज स्पीड, सिंपल है, बस यूनिट का खेल है। तो 3300 अपॉन 45 मिनट है। तो देखो क्या है, ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में है आपका, और 45 मिनट्स, तो मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, और किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है, डायरेक्ट जो है 5/18 से इंटू कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 45 × 60, ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो है इससे, और 6 से काटोगे तो 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, 5 9 जा 45, 11। तो 11 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आया। अब जो है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से इंटू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, और 9 भी तो है ना, ठीक है। 5 9 जा 45, और ये जो है 5 11 था ना, 11/9 मीटर पर सेकेंड, 9, तो ये भी 9 है। अब कट्टम कुट्टम खेल लेते हैं, 9 2 जा 18, तो ये हो गया आपका 22/5, तो 4.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी और उसका मासिक खर्च जो है 8,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 10% और व्यय खर्च जो है 8% बढ़ गया, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखिए, इनकम, एक्सपेंडिचर खर्च, और एस फॉर सेविंग, ई फॉर एक्सपेंडिचर। तो अब डाटा दिया हुआ है आपको कि इनकम जो है इसकी 12,000 है, 12,000 रुपए, और एक्सपेंडिचर जो है 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए। तो आप समझिए, अंत में आपको प्रतिशत वृद्धि चाहिए, प्रतिशत वृद्धि।
तो जब आप परसेंटेज में बात हो, अगर आंसर चाहिए तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हम रेशियो से काम चला सकते हैं, है ना, और कैलकुलेशन अपनी आसान कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो ये जो है 43 जा और 42 जा, इसका मतलब ये 3, अगर 3 यूनिट अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर 2 यूनिट होगी और सेविंग आपकी 1 यूनिट होगी। अब यहां से ये जो है मान लेते हैं ये 300, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये 200 और ये 100। तो अगर 300 इनकम है तो 200 एक्सपेंडिचर है और सेविंग आपकी 100 रुपए है, बचत 100 रुपए है। अब यहां से जो है, यहां से आपको बोल रहा है प्रश्न आगे क्या, कि अगले साल जो इनकम होती है वो 10% बढ़ जाती है। 10% अगर इनकम बढ़ गई तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 30 बढ़ गई, ठीक है ना। यहाँ पे आपका खर्च एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 8%। तो 8% मतलब परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 16 बढ़ गई। तो अब जो है आपको बताना है कि सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो देखो 30 इनकम बढ़ी, 16 एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ये जो है टोटल सेविंग जो है +14 बढ़ी, है ना। 14 जो है अगली साल सेविंग भी बढ़ गई, किस पे, 100 पे। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14%, 14%। 100 पे कोई चीज परसेंट होती है, तो ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो ये था हमारा QIP 1012। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट अप्रोच से माइंड में सेट हो गए होंगे। अगली QIP में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।